हेलो तो स्वागत है आप लोग को एक और नए वीडियो में जो कि हम लोग ज्योग्राफी क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर चुके थे जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 30 तक कंप्लीट कर चुके थे जो कि था भारत की 10 किलोमीटर लंबी सीमा, जो कि भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तो इसका ये हो जाएगा। और कुछ स्रोतों के अनुसार 15,200 किलोमीटर है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग तो क्वेश्चन 31 से जो कि आज हम लोग यही शुरू करेंगे। और हम लोग 30 तक कंप्लीट कर चुके हैं जो कि आप लोग देखे होंगे, और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। और प्लेलिस्ट बन गया है, जिसको पहले वाला वीडियो देखना है जो कि 2 वीडियो बन चुका है ज्योग्राफी से रिलेटेड, और 12 वीडियो बन चुका है हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि ये RWA बुक का है। और हम लोग आर डब्ल्यू ए बुक से ये वाला कंप्लीट कर रहे हैं। और जो कि हिस्ट्री का जो टोटल जो 336 क्वेश्चन है, 336 क्वेश्चन ये टोटल कंप्लीट हो चुका है। और ये 12 वीडियोस में कंप्लीट हो चुका है। 12 वीडियोस में ये पूरा टोटल कंप्लीट हो चुका है। और जो 12 वीडियोस है, 12 वीडियोस का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो प्लेलिस्ट 12 वीडियोस का बना हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे चैनल में आप जब क्लिक कीजिएगा तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट सब बना हुआ है हिस्ट्री का, और ज्योग्राफी का भी बन चुका है, जो कि ज्योग्राफी का आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो है। और एक वीडियो है आपका 1 से लेके 30 क्वेश्चन तक। तो ये सब आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, भारत अपनी भूमि सीमाएं देशों के साथ साझा करता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 7, जो कि 7 देशों के साथ यहाँ पे भूमि सीमा साझा करता है, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। इन सभी 7 देश का साथ यहाँ पे मतलब भूमि साझा करता है। तो इसका यहाँ पे ट्रिक है, बचपन में MBA, तो बचपन में MBA। बस हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा सीमा साझा होता है। यहाँ पे चस हो जाएगा चाइना, जो कि यहाँ पे बांग्लादेश के बाद सबसे ज़्यादा साझा होता है यहाँ चाइना के साथ। उसके बाद हो जाएगा पाकिस्तान, तीसरा नंबर पे पाकिस्तान। चौथा नंबर पे आपका नेपाल, जो कि नेपाल के साथ मतलब यहाँ पे 7 में से सबसे ज़्यादा यहाँ पे बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर होता है। उसके बाद चाइना के साथ, उसके बाद पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ होता है। उसके बाद यहाँ पे नेपाल के साथ होता है। उसके बाद यहाँ पे म्यांमार के साथ होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे म्यांमार हो गया, सॉरी नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए और एक बार MB है, तो M का यहाँ पे और हो जाएगा। तो M यहाँ पे MB से हो जाएगा भूटान, उसका A से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो 7 से यहाँ पे शेयर होता है। और ये मतलब ये दूसरे ऐसे ही दिया हुआ है, जो कि आपका याद करने का जो मतलब इजी होगा, तो ये इसको दिया हुआ है। लेकिन असली में ये बचपन ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। मतलब असली में ये तीनों आपका काम देगा, लेकिन ये में जो बोला जाता है वो आपको याद करने में आसानी हो, इसलिए में बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32, भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल के साथ भारत में खुली सीमा है। और भारत के साथ नेपाल की 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। और ये आपका नेपाल से बिहार की सीमा सर्वाधिक लगती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सबसे ज़्यादा किस राज्य का सीमा लगता है? तो यहाँ पे आप बिहार बोल सकते हैं, बिहार का सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीमा लगता है। उसके बाद शायद बंगाल होगा। तो उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौसिनराम। और मौसिनराम जो कि यहाँ पे आपका मेघालय में है। और मेघालय का राजधानी कहाँ है? तो ये शिलोंग। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे और भी यहाँ देख लेते हैं। मेघालय के पठारों में जो कि गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर पहाड़ियाँ स्थित है। मौसिनराम तथा चेरापूंजी खासी पहाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले में, जो कि गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो यमुनोत्री हिमनदी से यहाँ
और गंगा नदी जो कि पद्मा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जमुना से मिलने के बाद मेघना नाम से बहती है। मेघना मेघना नाम से बहती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो प्रयागराज से हल्दिया तक है, गंगा नदी पर ही स्थित है। और 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी तथा 2017 में यमुना नदी के साथ जीवित मानव का दर्जा मिला। जीवित मानव का दर्जा मिला। गंगा नदी की लंबाई जो कि 2525 किलोमीटर है, और यहाँ पे देखिए 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ जो कि गोमती, यहाँ पे गोमती हो जाएगा, देखिए गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, बागमती, महानंदा, कोसी, यमुना जो कि सबसे बड़ी सहायक यमुना नदी तथा सोन, ये सब गंगा नदी का सहायक हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग इस नौसंचालन जलमार्ग 10 किलोमीटर लंबा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14,500 किलोमीटर लंबा है। और एक समुद्री मील जो कि 1.825 किलोमीटर होता है। और यहाँ पे देखिए वर्तमान में देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 है। और भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 यहाँ पे मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 36, विशाखापट्टनम देश स्थल रुद्धि और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, तो इसका आंसर हो जाएगा गहरा। विशाखापट्टनम गहरा, स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से सुरक्षित बंदरगाह है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए भारत का यहाँ पे और भी इसका फैक्ट है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। मुंबई हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक यहाँ पे बंदरगाह हो जाएगा। उसका बाद कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नया नाम जो कि पंडित दीनदयाल पोर्ट है, और स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कांडला था। भारत के पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह जो कि कांडला हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, नाहवा सेवा हो जाएगा, पटन हो जाएगा, और मोरमुगाओ हो जाएगा, और न्यू मैंगलोर तथा कोचीन हो जाएगा। और पूर्वी तट के महत्वपूर्ण यहाँ पे बंदरगाह हो जाएगा टूटीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया तथा पोर्ट ब्लेयर, ये सब आपका यहाँ पे हो जाएगा पूर्वी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह। उसका पारादीप गहरा तथा लेगून सदृश बंदरगाह है। कोलकाता हल्दिया श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इसका नाम से जाना जाता है, एक नदमुख बंदरगाह है, नदमुख बंदरगाह। और यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है, तो ये फुट गेज नहीं होगा। तो ब्रॉड गेज जिसको बड़ा गेज बोलते हैं, नैरो गेज जिसको छोटी लाइन बोलते हैं, मीटर गेज जिसको मीडियम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो रेल गेज के 4 वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए 4 वर्गों में बांटा गया है, जो कि ब्रॉड गेज 1.676 मीटर होता है, मीटर गेज 1 मीटर होता है, उसके बाद नैरो गेज 0.610 मीटर और 0.762 मीटर होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, और फोर्थ में है स्टैंडर्ड गेज जो कि 1.434 मीटर होता है, 35 मीटर होता है, सॉरी, तो 35 मीटर होता है ये। और उसका देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी जो कि मालगाड़ी सुपर वासुकी है। देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी जो कि मालगाड़ी आपका यहाँ पे मालगाड़ी है जो कि सुपर वासुकी है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन जो कि विवेक एक्सप्रेस है, जो कि आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। उसके बाद भारत के सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। और भारतीय रेलवे 18 मंडलों में बांटा गया है। और कर्नाटक का हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। और ये आपका रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। और रेलवे सबसे प्रथम कब चलाया गया था, तो 1953 में, सॉरी 1853 में रेलवे सबसे प्रथम चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक चलाया था, तो ये बॉम्बे से थाने, सॉरी बॉम्बे टू थाने ये चलाया गया था। थाने, ये बॉम्बे टू थाने चलाया गया था। तो यहाँ पे और देख लेते हैं, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र
संयंत्र किस वर्ष यहाँ पे स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1904। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में स्थापित किया गया था। और इस सीमेंट का आविष्कार वर्ष 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। और भारत में पहला सीमेंट संयंत्र लगाने का प्रयास 1904 में चेन्नई में किया गया था, परंतु यह असफल रहा। पहला असफल संयंत्र 1914 में, जो कि इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा पोरबंदर में स्थापित किया गया था। और केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथिरापिल्ली जलप्रपात। इसका केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम है अथिरापिल्ली जलप्रपात। और भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये होगा कुंचिकल, जो कि 455 मीटर जलप्रपात वाराही नदी कर्नाटक में है। और गरसोप्पा, उसके बाद महात्मा गांधी जलप्रपात जो कि 253 मीटर है और शरावती नदी पर है। और नर्मदा नदी पर बनने वाले जलप्रपात जो कि धुआंधार और दुग्धधारा और कपिल धारा, ये तीनों हैं। जलप्रपात देख लेते हैं। तो चुलिया जलप्रपात जो कि चंबल नदी में है और राज्य राजस्थान हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी में है और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। दूधसागर जलप्रपात जो कि मांडवी नदी में है और गोवा में हो जाएगा। और शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी में है, कर्नाटक हो जाएगा। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40, भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो भारत की प्रथम यहाँ पे जूट मिल पश्चिम बंगाल में किया गया था। और यहाँ पे देखिए, जूट उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान तथा निर्यात में दूसरा स्थान है। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान तथा निर्यात में दूसरा स्थान है। भारत में पहली जूट मिल सन 1855 में से रिसरा जो कि कोलकाता के निकट में स्थापित की गई थी। यहाँ पर देखिए, भारत में पहली जूट मिल जो कि 1855 में रिसरा जो कि कोलकाता के निकट में स्थापित की गई थी। और जूट के उत्पादन में पहला तथा दूसरा स्थान क्रमशः पश्चिम बंगाल तथा बिहार का है। तो सबसे पहला है जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिम बंगाल। और दूसरा में कहाँ है? तो ये दूसरा में हो जाएगा बिहार। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। सबसे पहला है पश्चिम बंगाल और दूसरा में है यहाँ पे बिहार। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार। तो ये आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में मानसून की अवधि जून से आरंभ से सितंबर के मध्य तक डैश दिनों के बीच होता है। तो ये 100 से 120 दिनों के बीच होता है। तो भारत में मानसून कब होता है? तो 100 से 120 दिनों के बीच में होता है। और यहाँ पे देखिए, मानसूनी पवनें सर्वप्रथम केरल राज्य के तट से टकराती है। और वर्षा ऋतु के समय काल जो कि 15 जून से 15 सितंबर तक होता है। और तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। और भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। और भारत की जलवायु मौसमी जलवायु है। तो ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी का झील नहीं है? तो ये सांभर हो जाएगा, मीठे पानी का झील नहीं है। तो सांभर हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं इसका फैक्ट जो कि यहाँ पे है। तो देखिए, लोकटक झील मणिपुर में है। यहाँ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जो कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। और एक बार देख लेते हैं, लोकटक झील मणिपुर में है। यहाँ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जो कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। और यहाँ पे देखिए, वेम्बनाड झील जो कि केरल में है, भारत की सबसे लंबी झील है जो कि 96 किलोमीटर है। और श्रीहरिकोटा द्वीप जो कि पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और इसी द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। तो ये कहाँ है? श्रीहरिकोटा द्वीप जो कि पुलिकट झील के बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और इसी द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। और वुलर झील जो कि यहाँ पे वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर भारत की सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। तो वुलर झील हो जाएगा मीठे पानी का झील। और ये अभी जो सांबर देखते हैं तो ये आपका खारे पानी का झील हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सांभर से हम लोग इस टाइप से भी याद कर सकते हैं, सांभर चटनी। तो ये आप मान लीजिए इडली सांभर जो होता है ना, तो उसमें नमक चाहिए, तो नमक इसमें याद कर सकते हैं, नमक से रिलेटेड, जो कि ये मीठा नहीं है।
उसके बाद क्वेश्चन 43, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा कर्क रेखा, जो कि जलवायु को प्रभावित करती है, तो ये कर्क रेखा हो जाएगा। कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। और भारत के सुदूर पूर्वी तथा सुदूर पश्चिमी भागों में लगभग 2 घंटों का अंतराल है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ग्रीष्म ऋतु जो कि स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में माना जाता है, तो ये काल बैसाखी के रूप में माना जाता है। पश्चिम बंगाल में ये काल बैसाखी के रूप में माना जाता है। और देखिए ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल तथा असम राज्यों में तेज आर्द्र हवा चलती है। तो ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल तथा असम राज्यों में तेज आर्द्र हवा चलती है, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। और इन हवाओं का नाम पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है, नॉर्वेस्टर, और बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। काल बैसाखी कहा जाता है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। और भी यहाँ है। और कर्नाटक में इसको चेरी ब्लॉसम तथा कॉफी वर्षा भी कहते हैं। केरल में आम्र वर्षा कहते हैं। उत्तरी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु को चलने वाली हवाएं लू कहते हैं, लू। शीतकालीन वर्षा को भारत में स्थानीय तौर पर महावट के नाम से जाना जाता है। और तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को वर्षा ऋतु का विस्फोट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो ये अरंडी का बीज हो जाएगा। अरंडी का बीज, जो कि ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए, ये इसमें बहुत क्वेश्चन बनता है। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण देख लेते हैं। रबी का फसल जो कि अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और तथा मार्च से अप्रैल में काटी जाती है। तो इसका रबी का फसल कौन हो जाएगा? गेहूं, जौ, सरसों, मटर, राई, अलसी। तो ये सब रबी का फसल हो जाएगा, जो कि मार्च अप्रैल में काटा जाता है और अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। तो ये रबी का फसल हो जाएगा। खरीफ का फसल जो कि जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। तो ये हो जाएगा गन्ना, तिलहन, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, सोयाबीन, तिल आदि। ये सब हो जाएगा खरीफ का। तो रबी का हो जाएगा रबी का यहाँ पे मार्च अप्रैल में काटा जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और खरीफ का हो जाएगा जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। फसलें इसका आप लोग देख सकते हैं। रबी में हो जाएगा यहाँ पे गेहूं, जौ, सरसों, मटर, राई, अलसी आदि। और खरीफ में हो जाएगा आपका गन्ना, तिलहन, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, सोयाबीन, तिल आदि। और जायद में हो जाएगा मार्च अप्रैल में बोया जाता है तथा जून जुलाई में काटा जाता है। तो ये जायद हो जाएगा। तो जायद में होगा ककड़ी, खीरा, तरबूज, केला आदि। सॉरी, करेला केला नहीं होगा, करेला होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़िया से निकलती है। और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो कि नर्मदा हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा, साबरमती हो जाएगा, शरावती हो जाएगा, मांडवी हो जाएगा, मांडवी और पेरियार हो जाएगा, जो कि अरब सागर में गिरती है। अब माही, तापी, नर्मदा, मांडवी, ज्वालामुखी, पचुरी, एस्चुरी जो कि बनाती है एस्चुरी, ज्वारनद मुख बनाती है। तो क्वेश्चन 47, उस स्थान को पहचानिए जहाँ उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर हो जाएगा।
तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री मतलब दक्षिणी अक्षांश के छोड़कर उत्पन्न होते हैं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम तथा उनके प्रमुख क्षेत्र हरिकेन, जो कि हरिकेन हो जाएगा कैरिबियन सागर, टाइफून हो जाएगा चीन सागर। और यहाँ पे देखते हैं, और विली विलीज हो जाएगा आपका यहाँ पे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा यहाँ पे तट हिंद महासागर में इन्हें चक्रवात कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये चिनाब नदी हो जाएगा। चिनाब नदी सिंधु नदी के सबसे बड़ा सहायक है। सिंधु नदी जो कि अरब सागर में गिरती है, और सिंधु नदी की सहायक नदियां श्योक, गिलगित, सीगर, काबुल, जास्कर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु नदी जो कि दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ पे देख लेते हैं अभी। और क्वेश्चन नंबर 49, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि भाखड़ा नांगल परियोजना बनाया गया है, जो कि किसके लिए? तो सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन की सिंचाई के लिए बनाया गया है। यहाँ पे और भी फैक्ट देख लेते हैं। तो दामोदर घाटी परियोजना जो कि स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। अब भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कि भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध है। और इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह नहर हरी के बैराज से निकली गई है। भारत का सबसे लंबा बांध जो कि हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर निर्मित है। और यहाँ पे देखते हैं परियोजना, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। और यहाँ पे देख लेते हैं परियोजना का नाम और नदी। तो तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पे बना हुआ है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे बना हुआ है। उरी परियोजना जो कि झेलम नदी पे बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, और किसान गंगा परियोजना जो कि किसान गंगा नदी पे बना हुआ है, किशन गंगा नदी। और दुलहस्ती परियोजना जो कि चेनाब नदी पे बना हुआ है। और पोंग बांध परियोजना जो कि व्यास नदी पे बना हुआ है। नाथपा झाकरी परियोजना जो कि सतलज नदी पे बना हुआ है। तो ये सब आप लोग समझ गए होंगे। और एक बार इसको देख लेते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम में बना हुआ है, उरी परियोजना झेलम में बना हुआ है, किशन गंगा परियोजना जो कि नाम से ही पता चल रहा है किशन गंगा नदी पे बना हुआ है, दूलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पे बना हुआ है, और पोंग बांध परियोजना व्यास नदी पे बना हुआ है, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पे बना हुआ है, सतलुज नदी पे बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का राजधानी है, यहाँ पे देखते हैं, लक्षद्वीप का राजधानी है कवारत्ती है। और 9 डिग्री चैनल जो कि मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। और यहाँ पे लक्षद्वीप में 36 द्वीप है तथा सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है। मिनिकॉय द्वीप है मिनिकॉय द्वीप है। और इसके बाद यहाँ पे देखते हैं लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। और दादरा नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी दमन है। और द्वीप समूह, यहाँ पे देखिए, द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान तथा कार निकोबार का अलग करता है। पुडुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों जो कि जो कि आंध्र प्रदेश, कराईकल जो कि तमिलनाडु, और माहे जो कि केरल में फैला हुआ है। तो यमन, कराईकल, माहे, जो कि माहे केरल नाम से जाना जाता है, और कराईकल तमिलनाडु, और यमन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51, कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो ये हो जाएगा हिमालय। कौन सी पर्वत श्रृंखला? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। तो हिमालय वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, हिमालय वलित पर्वत का श्रृंखला का उदाहरण है
हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है और सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। और सतपुरा पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी जो कि धूपगढ़ है और पश्चिमी घाटी को सह्याद्री भी कहा जाता है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो कि गुरु शिखर है। क्वेश्चन नंबर 52, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो ये चीन के साथ हो गया था। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध चीन के साथ हुआ था। भारत तथा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम गेलेफू है। गेलेफू भारत तथा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम गेलेफू है। और भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम मैकमोहन है। और भारत तथा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं। भारत तथा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम गेलेफू है और भारत चीन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम मैकमोहन है। भारत तथा पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं। क्वेश्चन 53, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। और इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम यहाँ पे पिगमिलियन पॉइंट था। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में स्थित है और कैलिमियर पॉइंट तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 54, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये ताप्ती हो जाएगा। उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है और उकाई बांध को वल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह ताप्ती नदी पर स्थित है और सरदार सरोवर के बाद यह गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। और उकाई बांध का उपयोग तापी जिले का उकाई शहर में बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे राज्य और उसका नदी देख लेते हैं। तो ये सब है। तो महत्वपूर्ण बिंदु जो कि महत्वपूर्ण बांध जो कि सोमाशिला बांध जो कि आंध्र प्रदेश में है और ये पोन्ना नदी पे बना हुआ है। सोमाशिला बांध आंध्र प्रदेश में पोन्ना नदी पे बना हुआ है। तिहरी बांध उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे बना हुआ है। तिहरी बांध उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे बना हुआ है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पे बना हुआ है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है और महानदी पे बना हुआ है। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी पे बना हुआ है। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में है और हुगली नदी पे बना हुआ है। सलाल बांध परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पे बना हुआ है। सलाल बांध परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पे बना हुआ है। उसके बाद उरी बांध जो कि जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पे बना हुआ है। उरी बांध जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पे बना हुआ है। रिहंद बांध जो कि उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पे बना हुआ है। रिहंद बांध जो कि उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पे बना हुआ है। मैथन बांध जो कि झारखंड में है और बराकर नदी पे बना हुआ है। मैथन बांध जो कि झारखंड में है और बराकर नदी पे बना हुआ है। जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में है और चंबल नदी पे बना हुआ है। जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में है और चंबल नदी पे बना हुआ है। नागार्जुन बांध जो कि तेलंगाना में है और कृष्णा नदी पे बना हुआ है। नागार्जुन बांध जो कि तेलंगाना में है और कृष्ण नदी पे बना हुआ है। और इडुक्की बांध जो कि केरल में है, परियार नदी पे बना हुआ है। इडुक्की बांध जो कि केरल में है और परियार नदी पे बना हुआ है। निम्नलिखित में से कृष्ण नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा घाट प्रभा। तो कृष्ण नदी की सहायक घाट प्रभा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कृष्ण नदी का सहायक घाट प्रभा है। तो महत्वपूर्ण सहायक नदियां देख लेते हैं। यमुना का सहायक नदी है चंबल, सिंध, केन, बेतवा, हिंदन, तोंस। तो यमुना का यहाँ पे सहायक नदी है चंबल, सिंध, केन, बेतवा, हिंदन, टोंस। कृष्णा नदी का है घाट प्रभा तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा। कृष्णा नदी का है यहाँ पे घाट प्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा। कावेरी का है यहाँ पे हेमवती, भवानी, काबिनी, अक्रावती। कावेरी का है हेमावती, भवानी, काबिनी, अक्रावती। नर्मदा का है यहाँ पे ओसंग, गंजाल, तवा। नर्मदा का है ओसंग, गंजाल, तवा। दामोदर का है बराकर, कोनार। दामोदर का है बराकर, कोनार। चंबल का है बनास, पार्वती। चंबल का है बनास, पार्वती।
तो क्वेश्चन नंबर 56, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो ये इसका एक हो जाएगा। भारत की एक राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। तो सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में 16 मई 1975 को भारत के राज्य बनाया गया था। अब भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है। तो भारत में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा सिक्किम से मिलती है। तो पश्चिम बंगाल जिसकी सीमा सिक्किम से मिलती है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्य की सूची देख लेते हैं। भूटान जो कि देश है, तो भूटान के साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, 4 राज्य यहाँ पे सीमा साझा करती है। बांग्लादेश के साथ यहाँ पे पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और यहाँ पे देखें नेपाल के साथ बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। और नेपाल के साथ बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान के साथ लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 1 नवंबर। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में दर्जा हो गया था। और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। प्रमुख राज्यों की स्थापना दिवस जो कि आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956। और ये पहला भाषा के आधार पर ये बांटा गया था। भाषा के आधार पर पहला राज्य बांटा गया था। तो ये भाषा के आधार पर बांटा गया था पहला राज्य, जो कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना 2 जून 2014 और सबसे लास्ट में तेलंगाना बना है, जो कि सबसे नया, मतलब आप समझ लीजिए सबसे नया राज्य गठन हुआ था तेलंगाना। और ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश, जो कि 20 फरवरी 1987 को हुआ था। और गोवा, जो कि गोवा दिवस आपका 30 मई 1987 को हुआ था। 1987 को हुआ था 30 मई 1987। गुजरात, जो कि गुजरात दिवस 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 को हुआ था। हरियाणा, जो कि हरियाणा दिवस 1 नवंबर 1966 को हुआ था। झारखंड दिवस 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और महाराष्ट्र, जो कि 1 मई 1960 को हुआ था। और ये उत्तराखंड दिवस 1 नवंबर 2000 को हुआ था। हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? तो ये हो जाएगा कोच्चि पोर्ट केरल। और अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के भाग में है। और हिंद महासागर में कोई समुद्री बंदरगाह स्थित है? और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई, कोच्चि पोर्ट केरल आदि ये सब हिंद महासागर में है। और मेडागास्कर, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। और हिंद महासागर का मोती मालदीव को कहा जाता है। और सेशल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा लाल मिट्टी। और काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लाल लेटेराइट मिट्टी है। इसकी खेती केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आदि राज्यों में की जाती है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाएं होती है पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा और शुष्क मृदा। और क्वेश्चन नंबर 60, भारत में सबसे लंबा नदी पुल जो कि धौलासाद या निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है। भूपेन हजारिका सेतु या धौलासादिया पुल भारत के सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और यह 9.15 किलोमीटर, जो कि 5.69 मील लंबा सेतु लोहित नदी पर बना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश की ओर और धौला कस्बे की और दूसरा छोर आपका असम के तिनसुकिया जिले के सादिया कस्बे में स्थित है। और भारत के सबसे लंबे पुल यहाँ पे देखिए धौलासादिया पुल असम और अरुणाचल प्रदेश, और ये लोहित नदी पे बना हुआ है। दिबांग नदी पुल जो कि अरुणाचल प्रदेश दिबांग नदी पे बना हुआ है।
महात्मा गांधी सेतु जो कि बिहार जो कि गंगा पे बना हुआ है, और बांद्रा वर्ली सी जो कि बांद्रा से वर्ली दक्षिण मुंबई जो कि महिम खाड़ी पे बना हुआ है, और बोगीबिल ब्रिज जो कि धेमाजी से डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र पे बना हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन 60 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।